हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड द गवर्नेंस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, यहाँ पे सब क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। तो सुप्रीम कोर्ट जो है जो बना है कलकत्ता में, वो किस एक्ट के थ्रू बनाया गया था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, तो ये जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो है ये सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था। और नेक्स्ट यहाँ पे है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विच बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट व द फेडरल कोड इन इंडिया वाज क्रिएटेड। तो फेडरल कोड किसके द्वारा बनाया गया था? फेडरल कोड यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 एंड 1909 एंड यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? डी, ऑप्शन डी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया। तो किसने ये खत्म करा था? तो ये खत्म करा था चार्टर एक्ट 1813 ने। ठीक है, 1813 का जो चार्टर एक्ट था 1813 का, इसने जो है मोनोपोली खत्म करी थी, बस दो चीज़ों में छोड़ के। किससे? ट्रेड विद चाइना एंड टी। ट्रेड विद चाइना एंड टी में, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका खत्म करा था। ठीक है, नेक्स्ट है, विच बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो बजट का जो है पावर किसके थ्रू मिला था? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर टू डिस्कस द बजट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992। एक्चुअल में देखो क्या होता है कि 1861 में पहली बार बजट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है, जो सेकंड असेंबली होती है, इसमें जो है डिस्कशन करने का स्टार्टिंग कहाँ से होता है? ये 1892 से होता है। ठीक है, द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो फेडरल कोर्ट कब बना था? यहाँ पे लिखा है द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे किस, मतलब कि देखो, एक्ट 1935 के एक्ट के थ्रू आया था, और बना कब था? ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ द डायरकी रिफर टू। तो डायरकी से क्या मतलब है? डायरकी से मतलब ये है कि जो है अगर आप देखो तो यहाँ पे है डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव इनटू टू हाउस। ये इससे मतलब नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डबल गवर्नेंस सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी इसके मतलब नहीं है जो हिस्ट्री में हुआ था। यहाँ पे इसका एग्जैक्ट मतलब किससे है? डी से है। ठीक है, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू द टू कैटेगरीज। ठीक है, तो जो प्रोविंस में जो है जो मतलब कि सब्जेक्ट को डिलीगेट करा है, उसको दो पार्ट में जो है दो पार्ट में उसको कैटेगराइज करा गया है। अगेन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द डायरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे जो डायरकी इंट्रोड्यूस करी थी, वो किस आर्टिकल के थ्रू करी गई थी, मतलब किस एक्ट के थ्रू करा गया था? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड। डायरकी जो है जो सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस की गई थी, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू करा गया था। अगेन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सेट अप द डायरकी सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल पे डायरकी किसने सेट करा हुआ था? अगेन वही यहाँ पे 1935 का क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, आंसर वही होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगेन है, एक्ट ऑफ 1909 वाज एसोसिएटेड विद। ये किससे एसोसिएटेड था? पता है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट, इसी के लिए इसको जाना भी जाता है। अगेन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी की बात कौन करता है यहाँ पे? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, ऑटोक्रेसी की प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी की बात यहाँ पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। अगेन है, द इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरलिज्म बाई द फर्स्ट टाइम। तो इसको किसके द्वारा बनाया गया था? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1992, इसके द्वारा नहीं बनाया गया था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इससे पहले ये बन चुका था। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ये जो है मतलब कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, यहाँ पे 1919 के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है,
तो यहाँ पे जो ये इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बाई कैमरल का बनाया गया था 1919 के द्वारा। ठीक है, अगेन यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस अ बाई कैमरल लेजिस्लेचर, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा 1919। ठीक है, अगेन है द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस इज रिलीक ऑफ, तो और जो ऑर्डिनेंस का पावर है ये किसके थ्रू है, किसका रिलीक है, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, अगेन है विच एक्ट ऑफ द फर्स्ट टाइम मेड इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू टेक सम शेयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर कंट्री, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दियर कंट्री। तो ये पहली बार पॉसिबल कब करा गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। अगेन है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स, तो जो है किस प्लान पे बेस्ड है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, अ फेडरल सिस्टम एंड द डायरेक्टरी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाई, अगेन वही सेम आंसर है इसका, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगेन है यहाँ पे क्वेश्चन है 17, द प्रोविजन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑल इंडियन फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश इंक्लूड, तो यहाँ पे इसको 17 का जो आंसर होगा एग्जैक्ट ए हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसी के द्वारा कराया गया था। अगेन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया, फेडरल पॉलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, फेडरल पॉलिटी की बात यही करता है। अगेन इन द फेडरेशन एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ रिड्यूसरी पावर वाज गिवन टू द, जो रिजिडरी पावर इसको दिया गया था गवर्नर जनरल को। ठीक है, अभी गवर्नर जनरल को दिया गया था, अभी प्रेजेंट टाइम में रिजिडरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अगेन यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट एंड द permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935. Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। ठीक है, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अगेन यहाँ पे वन एमंग्स द फॉलोइंग वाज नॉट अ साइलेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें कौन सा साइलेंट फीचर ऑफ इंडिया एक्ट का नहीं था, तो अगर हम देखें यहाँ पे आपका जो है ये है द एक्ट ऑफ द प्रोवाइडर फॉर द ऑल इंडिया, ये तो था। अगेन द इट मार्क द बिगनिंग ऑफ द प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, ये भी सही है। इट एवॉल्व द डेमोक्रेसी एट द प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस एट द सेंटर, ऑलरेडी हम लोग देख के आए हैं, ये भी सही है। रिजिडरी सब्जेक्ट वर एलोकेटेड द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये वाला गलत हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग देख के आए हैं जो रिजिडरी सब्जेक्ट था ये किसको एलोकेट करा गया था, यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा जो रिजिडरी जो यहाँ पे ये करा गया था किसको, ये करा गया था आपका यहाँ पे गवर्नर जनरल को करा गया था। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर गलत हो जाता है यहाँ पे 21 का क्या था, ये वाला गलत था, तो इसका आंसर क्या था, बी था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे विच वाई इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इम्पॉर्टेंट, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट इज़ द ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो प्रेजेंट टाइम में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन सोर्स क्या है, यही है 1935 का एक्ट है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड द सेपरेशन ऑफ बर्मा, तो जो बर्मा है जो प्रेजेंट टाइम में म्यांमार है फ्रॉम फ्रॉम इंडिया, कौन सा एक्ट जो है बर्मा को इंडिया से एक्ट करा था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इस एक्ट ने जो है बर्मा को जो है इंडिया से अलग करा था, इसके पहले जो है जो बर्मा था वो इंडिया का ही पार्ट के अंतर्गत आता था। अगेन है यहाँ पे 24, द प्रपोजल फॉर फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड, तो ये किसके शुरू करा गया था, ये जो है किसके, द प्रपोजल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाई एन इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज मेड, ये करा गया था आपका क्रिप्स मिशन के थ्रू। ठीक है, क्रिप्स मिशन। अगेन यहाँ पे द ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इलवर्ट बिल इन द रेफरेंस ऑफ द कॉलोनियल रूल इन इंडिया इज, ये वाज, तो इलवर्ट बिल का जो मेन टारगेट क्या था, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये था टू ब्रिंग द इंडियन एंड द यूरोपियन एट द इक्वल स्टेटस एज फार एज द पेनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड था, टू ब्रिंग द इंडियंस एंड द यूरोपियंस एट द इक्वल स्टेटस फार एज द पेनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट वाज कंसर्न।
नेक्स्ट यहाँ पे एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिसाइड द एलोकेट मेंबर सीट इन विच प्रोविंस वन रिप्रेजेंटेटिव वाज रेशियो इन विच पॉपुलेशन। जो कैबिनेट मिशन प्लान था उसमें जो है मतलब जो रेशियो था, मतलब कितने लोगों में से एक मेंबर को चूज करना था, तो वो क्या था, रेशियो क्या था आपका 10 लाख था। ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है लक्ष्मीकांत में, और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस भी हैं। अगेन है यहाँ पे who among the following persons was not a member of the कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का कौन सा इसमें मेंबर नहीं था, तो जो है आपने पढ़ा होगा पेथिक लॉरेंस थे, एंड स्टेवर्ड क्रिप्स भी थे, और जो है एवी अलेक्जेंडर भी थे। यहाँ पे ये विलियम वुड जो है नहीं थे। ठीक है, अगेन हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज इस्टेब्लिश बाय। तो इंडियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश करा गया था, तो पता है ना, कैबिनेट मिशन 1946 के थ्रू जो है इसको इस्टेब्लिश करा गया था। अगेन है इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज। तो उस समय जब ये बना था एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है यहाँ पे 30 क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द मेंबर ऑफ द इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म इन द अगस्त 1946 एडी। तो 1946 में जब गवर्नमेंट बना था कौन इसका पार्ट नहीं था, तो इसके पार्ट कौन नहीं थे, ये जो है आपके सी राजगोपाल ये थे, डॉक्टर राजेंद्र ये भी थे, और जगजीवन राम ये भी थे। यहाँ पे डॉक्टर आर यस राधाकृष्णन जो है ये नहीं थे। ठीक है, तो आपका इजी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे हु गिव द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्टली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो जो है किसने दिया था ये, तो आपने पढ़ा होगा स्वराज पार्टी जो है इन 1934 में ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया दिया था। अगेन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कौन सा इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इट वर्कड विद द हेल्प ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द कमेटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट among them being the drafting committee। अगेन यहाँ पे द माइनॉरिटी कमेटी लाइट क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियन एंड द पारसीज वर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द असेंबली। अगेन है इट वाज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज and its electoral process was based on the sixth schedule of the Act of 1935, which allowed for the restricted franchise based on the tax property and the educational qualification। यहाँ पे ये भी सही है, आपका ऑप्शन डी भी सही है, मतलब डी इसमें जो है इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 33 है मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द हुड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है Constitution of the India were nominated by the British Parliament, nominated by the Governor General, elected by the Legislative Assembly of the various provinces, and the elected by the Indian National Congress and the Muslim League। तो यहाँ पे लिखा था मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इजेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द वेरियस प्रोविंसेस, ये आपका इजेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट 34 यहाँ पे विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर फ्रॉम प्रोविंसेस। यहाँ पे यही सेम क्वेश्चन का रिपीटेशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अगेन यहाँ पे हाउ वर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्टेड, तो अगेन वही सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा द प्रोविंशियल बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। अभी हम लोग देख के भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। अगेन हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो फर्स्ट कौन था यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग किसने चेयर करी थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इन्होंने चेयर करा था। इनको जो है ओल्डेस्ट मेंबर, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, तो इनको जो है पहले चूज करा गया था। ठीक है, अगेन यहाँ पे हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। तो यहाँ पे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते हैं प्रसाद। अगेन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इस्टाब्लिश। तो इसको कब इस्टाब्लिश करा गया था, तो आपको इस्टाब्लिश करा गया था ये 9 दिसंबर 1946 में। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को बता रहे हैं। द रेजोल्यूशन फॉर द गिविंग द कॉन्स्टिट्यूएंट constitution to India was adopted by the Constituent Assembly on।
तो द रिजोल्यूशन फॉर द गिविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, तो आपका आंसर हो जाएगा ये कब करा गया था, 22 जनवरी 1947 को करा गया था। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट यहाँ पे हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे अगर प्रीएम्बल की बात करें तो प्रीएम्बल किसने करा था, जवाहरलाल नेहरू ने करा था। सबको पता है प्रीएम्बल जो किससे रिलेटेड, जवाहरलाल नेहरू से। अगेन है हु ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन, अगेन वही आंसर जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगेन यहाँ पे आपका होता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर कंडक्टेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो है आपका 12 होता है, टोटल 12 सेशन होते हैं, कहीं कहीं 11 भी मेंशन रहता है। अगेन हाउ मच टाइम द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टुक टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे 2 years 11 month एंड द 18 days। ठीक है, अगेन यहाँ पे हो जाता है आपका हु एमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो यहाँ पे कौन था, ये थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू हो गए। अगेन है आपके हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो इसका एग्जैक्ट आंसर कौन होगा, सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जी थे उस समय। अगेन है नेक्स्ट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सबको पता होता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगेन है आपका हु वाज द चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट एंड द माइनॉरिटीज कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अगेन इसके हो जाएंगे सरदार पटेल जी थे, इसके सरदार पटेल। अगेन है द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अंडर द डायरेक्टर भीमराव हैड हाउ मेनी अदर मेंबर, तो जो है मतलब कि यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर को लेके टोटल 7 लोग थे, तो उनको छोड़ के कितने लोग बचेंगे, 6 लोग। अगेन है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द नॉट अ मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन इसके मेंबर नहीं थे, मोहम्मद सदुल्ला के मुंशी ए के अय्यर जवाहरलाल नेहरू, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके जो है जवाहरलाल नेहरू जो है उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर में नहीं थे। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी सब थे, ये तीनों थे। ओके, अगेन है यहाँ पे the Constituent Assembly set up a drafting committee under the chairman of Dr. अम्बेडकर on, तो ये कब बना था, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट बात करें तो ये बना था 29 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 29 अगस्त 1947 को बना था। अगेन है हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जो है उस समय एडवाइजर कौन थे आपके, यहाँ पे एडवाइजर थे बी एन राव। ठीक है, बी एन राव जो है एडवाइजर थे। द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाई, फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा प्रिपेयर करा गया था, तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट प्रिपेयर करा गया था यहाँ पे आपके बी एन राव के द्वारा ही प्रिपेयर करा गया था। अगेन है यहाँ पे हु डिड द व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग, तो नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट करा था इन्होंने, ये अगेन 22 जुलाई 1947 को। अगेन हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल फ्लैग कमेटी, नेशनल फ्लैग कमेटी का चेयरमैन कौन था यहाँ पे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हु वाज द थर्ड रीडिंग, व्हेन वाज द थर्ड रीडिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली स्टार्टेड, थर्ड रीडिंग कब शुरू हुआ था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1949। ठीक है, 17 नवंबर 1949 को जो है थर्ड रीडिंग शुरू हुआ था। अगेन है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया वाज कंप्लीटेड ऑन, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो कंप्लीट हुआ था, तो ये नवंबर 26 1949 को। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन, तो इसको कब अडॉप्ट करा गया था, तो आपका हो जाएगा क्या, 26 नवंबर 1900, जिस दिन ये कंप्लीट हुआ था उस दिन इसके जो है कुछ पार्ट को जो है अडॉप्ट ही कर लिया गया था। कंप्लीटली तो अडॉप्ट करा गया था कब, 26 जनवरी 1950 को, बट जो है ये 1949 में ही नवंबर को ही बहुत से पार्ट को अडॉप्ट कर लिया गया था। अगेन यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू द फोर्स ऑन, तब ये जो है कब ये फोर्स में आया, यहाँ पे जो है 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली फोर्स में आ गया था। अगेन जनवरी 26 वाज इलेक्टेड ऑफ द डेट ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो जो है 26 जनवरी को किस वजह से जो है इसको वो करा गया था, तो ये करा गया था द कांग्रेस हैज़ ऑब्जर्व एट द इंडिपेंडेंस डे इन 1935, तो यहाँ पे जो है 1930 में कांग्रेस ने जो है इस डेट को एज अ इंडिपेंडेंस करा था। ठीक है, अगेन यहाँ पे द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड बाई, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा अडॉप्ट करा गया था, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा। अगेन नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1945 बाई द, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा।
अगेन हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ द इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कब करा जाता है, सबको पता है यहाँ पे 26 नवंबर को सेलिब्रेट करा जाता है। अगेन है बी आर अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम, तो बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कहाँ से जो है इलेक्ट करा गया था, तो यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंट से करा गया था, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से करा गया था। अगेन है ईयर ऑफ द बर्थ एंड द डेथ ऑफ द बी आर अम्बेडकर, तो बी आर अम्बेडकर का जन्म और उनकी मृत्यु का डेट क्या है, मतलब ईयर क्या है ये बताना आपको। तो इनका जो है मृत्यु का डेट तो सबको पता होता है ना, ये 1956 है, तो इसी से आप गेस लगा लो, ठीक है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगेन इन विच ईयर द जनगण गण एडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कब एडॉप्ट करा गया था, तो यहाँ पे एडॉप्ट करा गया था 1950 में, ठीक है, 1950 में। अगेन यहाँ पे लिखा है द स्टेट इन एम्बलम वाज एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो स्टेट एम्बलम है, ठीक है, ये कब एडॉप्ट करा गया था, पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 को, एंड यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे 2 अक्टूबर 1947, 26 जनवरी 1948, ये कब कब गया था, यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को जो है ये करा गया था नेशनल एम्बलम को। लिखा है डिफरमेंट ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर द 15 ईयर्स वाज एडवोकेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाई, तो यहाँ पे किसके द्वारा एडवोकेट करा गया था, तो यहाँ पे मौलाना आज़ाद के द्वारा, ठीक है। अगेन है हु एमंग द फॉलोइंग एडवाइज्ड that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India, तो ये तो पता ही रहता है, महात्मा गांधी जी ने ऐसा बोला था, ठीक है। अगेन है इन दियर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन tended to minimize the importance of the minority interest and emotions. This view is credited to, ये व्यू किसको क्रेडिट करता है, ये आइवर जेनिंग के द्वारा ऐसा जो है बोला जाता है, ठीक है, आइवर जेनिंग के द्वारा ऐसा बोला जाता है। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, ये किसने बोला था, द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कांग्रेस एंड द कांग्रेस वाज इंडिया, ये ऑस्टिन के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट है हाउ मैनी वुमेन मेंबर वर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो कितने मेंबर थे, टोटल जो है 15 मेंबर थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में टोटल जो है 15 मेंबर थे, पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके हाउ द अगेन है द इंडिया द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राइव्स पावर फ्रॉम, तो जो यहाँ पे है द स्टेट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये अपना जो है पावर कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यहाँ से अपने पावर प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म्ड इन द इलेक्शन ऑफ द 1937, तो 1937 में जो है कितने जगह इन्होंने कानून बनाया था, तो ये जो है मतलब इलेक्शन इन हाउ मैनी प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म इन द इलेक्शन ऑफ द 1937, तो कितने जगह बना था, 8 जगह बना था, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, तो 1919 का जो प्रिंसिपल फीचर क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है 1919 का प्रिंसिपल फीचर क्या था आपका, तो यहाँ पे आपका था द इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, ये सही है। अगेन है ये द इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट, ये तो ऑलरेडी हो चुका था ना 1909 से, ठीक है, तो यहाँ पे 1 एंड 3 ये दोनों सही है, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे 76 का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगेन यहाँ पे assembly was not based on the adult suffrage, the assembly was a result of the direct election, and the assembly was a multi-party body, and assembly worked through the various committee, तो ये तो सही है और ये भी सही है, ठीक है, तो ऑप्शन 3 और जो है 4 तो हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन 3 इसमें है, ये नहीं होगा, ऑप्शन 4 इसमें भी, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे पूछा गलत, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा आपका। तो वैसे इसमें गलत क्या है, इज नॉट ट्रू इन द रिलेशन, तो असेंबली वाज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज बेस्ड थी, द असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, डायरेक्ट कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये जो है नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट सफरेज, ये गलत हो गया ना, बेस्ड थी, ये भी गलत हो गया, पूछा है नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू, तो आपका क्या हो जाएगा। अगेन यहाँ पे इन द रिलेशन टू द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, इसमें पूछा है 77 में पूछा है कौन सा इसमें ट्रू है। द रिजोल्यूशन द ऑब्वियसली बाय द नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल, अगेन यहाँ पे preamble fulfill the various important objective
एम्स द पीपल ऑफ इंडिया ऑर्डर डायरेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली। तो जो हेड ऑफ इलेक्टेड होता है ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं कराता। तो ऑप्शन यहाँ पे 4 वाला तो क्या होगा, गलत हो गया। तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। सही आपका क्या होगा, ए सही हो जाएगा। ये मतलब 1 2 3 ये सब सही है। मतलब रिजोल्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव बाय द नेहरू अफेक्टेड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सही है। प्रीएम्बल फुलफिल द वेरियस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी सही है। एंड द पीपल ऑफ द इंडिया ऑर्डर और द डायरेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी सही है। अगेन हु एमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कौन कौन से मेंबर थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसमें पूछा है कि या पूछा हुए द फॉलोइंग वर द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन कौन से थे यहाँ पे, देखो जवाहरलाल नेहरू तो थे नहीं, तो ऑप्शन 2 तो होगा नहीं। ऑप्शन 2 कहाँ पे है, ऑप्शन 2 अगर देखो तो आपका ऑप्शन 2 इसमें है, ये तो होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे हो जाता है फिर आपके सरदार पटेल भी थे नहीं इसमें, तो सरदार पटेल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ये भी खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है आपका ये भी खत्म हो जाता है, ये भी खत्म हो जाता है। फिर बचता क्या आपका, बचता है आपका सी। ये इसमें 1 और 3 मतलब एन गोपाल स्वामी और जो है अलादी कृष्णा अय्यर, ये दोनों लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन 22 जुलाई 1947। अभी हम लोग देख के आ ही रहे हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ऊपर अभी हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं। अगेन लगा था द व्हील इन द नेशनल फ्लैग वाज 21 स्पोक्स, नहीं है 24 है यहाँ पे। तो अगेन है द रेशियो ऑफ द विड ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑन इट्स लेंथ इज 3:4, ये भी क्या है, गलत है। तो आपका स्टेटमेंट यहाँ पे एक ही करेक्ट है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगेन नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्कशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इवेंचुअली लेड टू द पासिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। एंड इन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, the government of India Act 1935 provide for the establishment of the All India Federation of the based on the union of the provinces of the British and the princely state। इसमें पूछा था कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जो है दोनों सही है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों सही है। यहाँ पे 80 का जो है बोथ ए एंड सी, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। ठीक है, यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑफ द थर्ड राउंड टेबल जो है ये पास कराया था, उसके बाद जो है ये चीज़ हुआ था। नेक्स्ट आपका है मैच द, इसको मैच कराना था। यहाँ पे लिस्ट है। उसके बाद जो है इस्टाब्लिशमेंट द बोर्ड ऑफ द कंट्रोल, इस्टाब्लिशमेंट द सुप्रीम कोर्ट एंड द परमिशन टू द मिशन इंग्लिश मिशनरीज टू वर्क इन इंडिया एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लॉ कमीशन द गवर्नमेंट। तो इसको जो है मिलाना था, किसी थ्रू हुआ था। तो जो है आप देख सकते हो, आसानी से मिला सकते हो। जैसे अभी आप हम लोगों ने देखा था इस्टाब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का कब हुआ था, ये जो है 1773 के थ्रू हुआ था। फिर अगेन है यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कब बना था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है आपका जो है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे आप आता है जो एक्ट आता है 1784 का जो एक्ट आता है। ठीक है, उसके थ्रू ये बनता है। फिर परमिशन ऑफ द ये जो है आपका हो जाएगा 1800 जो है यहाँ पे 1813 के थ्रू होता है। ठीक है, 1813 के थ्रू ये हो जाता है। तो आप ऐसे मिला सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार से आप मिला लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द वेबल्स प्लान द नंबर ऑफ द हिंदू एंड द मुस्लिम वर्ड इन द, वैसे 81 का जो है आंसर क्या होगा, ये आंसर जो है बी हो जाएगा। अगेन यहाँ पे असर्जन एंड द रीजन दिया हुआ था अकॉर्डिंग टू द वेबल्स प्लान द नंबर ऑफ द हिंदूज एंड द मुस्लिम मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल was to be equal and the reason the वेबल्स thought that the arrangement would have avoided the partition of the India। तो 82 का आंसर क्या है यहाँ पे, जो है यहाँ पे सी है। ठीक है, पहला वाला ट्रू है, आर वाला फॉल्स है। ये गलत है, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था। हाँ, ये वाला जो है सही था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे लिस्ट को मिलाना था। अगेन वही है द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ओरिजिनली द ओनली द कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। अगेन इसको मिलाना था, आप देख लीजिएगा। इसके जो है आंसर क्या हो जाएगा, 83 का जो आंसर है वो बी होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे 83 का जो आंसर है बी होगा। आप इसको देख लीजिएगा कैसे मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गया, ओरिजिनली द ओनली कांग्रेस मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली राजस्थान प्रिंसली स्टेट एंड चेयरमैन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूंट जो है कमेटी। यहाँ पे अगेन यहाँ पे
84 का है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द ऑल नेसेसिटी ऑफ द कंट्रीज, एंड लिखा है यहाँ पे इट इज़ नॉन और द कॉल द एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। तो 84 की बात करें तो यहाँ पे तो है दोनों सही है, ठीक है, ऐसा बोला भी जाता है तो यहाँ पे सही है, लेकिन इसके पीछे का रीज़न जो है वो सही नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करा। अगेन है कौन द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये भी सही है, एंड द इंडिया हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स ओन, ये भी सही है, दोनों सही है, बट इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है क्योंकि अपने पास जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। तो ये थे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए। ये है आपका आंसर शीट। आप जो है अगर आपको किसी आंसर में कोई समस्या होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप मिला सकते हो। थैंक यू गाइस।